दोस्तों नमस्कार, मैं शंकर प्रसाद तिवारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सभी मेरे साथ बने हैं। यू आर वॉचिंग मी विद कॉफ़ी। आपने एक शो देखा होगा, कॉफ़ी विद करण, तो आज कॉफ़ी विद तिवारी। कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनी हुई है। हम प्रेस क्लब में देहरादून में मौजूद हैं और बड़ी अच्छी कॉफ़ी है, आनंद ले रहे हैं चुस्कियों के साथ। मुझे लगता है आप भी आनंद ले रहे होंगे। आप कम ले रहे होंगे, आप भी कभी आ जाना यहाँ पे, आप भी ज़्यादा आनंद ले पाएंगे कॉफ़ी का। तो बहरहाल यहाँ पे एक ख़ास दिन भी है मेरे लिए। अभी एक घूंट और पी लेता हूँ, उसके बाद सस्पेंस ख़त्म करूँगा। ख़ास दिन क्यों है या तो आप ही गेस कीजिए, तब तक मैं एक दो घूंट और पी लेता हूँ। तो ख़ास दिन होने का कारण है आज कौन सी तारीख है मैडम? बहरहाल जो भी है, ये 10 सितंबर 2022 का दिन है और आज शुक्रवार है। ये मेरे लिए एक मेमोरेबल डे, मोमेंट और क्या कह सकते हैं, एक अच्छा पल है। और आप सभी लोगों को, मेरे लिए नहीं कहूँगा मैं, आप सभी लोगों का और वीरभूमि समाचार परिवार और उत्तराखंड दर्पण से जुड़े हुए और भी मेरे यूट्यूब चैनल हैं। मोटिवेशनल डायलॉग एकेडमी के नाम से भी है, उत्तराखंड दर्पण के नाम से है, श्री केदारनाथ धाम दर्शन के नाम से है और उत्तराखंड ट्रैवल जंक्शन के नाम से है और उत्तराखंड ट्रैवल्स डायरी के नाम से भी है। और जल्द ही कुछ और चैनल भी मैं आप लोगों के सामने वो करूँगा। हमारी कोशिश रहती है। और फिर से मैं आप सभी लोगों को सस्पेंस ख़त्म करता हूँ। मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि 100 वीडियो पूरे कर चुका हूँ मैं यूट्यूब वीरभूमि समाचार में। 100 वीडियो पूरे कर चुका हूँ मैं आज। तो ये आप लोगों का सहयोग रहा, आप सभी दर्शकों का। और आज जबकि मैं यहाँ प्रेस क्लब के बगल में कॉफ़ी शॉप में हूँ, आज मैं यहाँ जब आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बेहद अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे 100 सेंचुरी भी लग पाएगी वीडियो की। बहरहाल ये हो गया। कहते हैं 1000 मील की दूरी की शुरुआत एक कदम से ही शुरू होती है। और ये मैंने शुरुआत की थी। देखो, पत्रकारिता को लेकर मैं कुछ लोगों को साफ बताना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, कितना मिलता है तुम्हें, कितना होता है? मैं बताता हूँ। आप लोग देखो, सिर्फ पैसे के लिए काम जो करता है या व्यक्तिगत कुत्सित और निहित स्वार्थों के लिए, संकीर्ण स्वार्थों के लिए काम करता है, वो आम आदमी होता है। जो सभी सामाजिक आर्थिक हितों के लिए काम करता है, जिसमें जन सरोकारों की पीड़ा होती है, जिसमें प्रकृति पर्यावरण की होती है, जीव जंतुओं की और पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा होती है, वो आदमी कभी भी व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों के लिए काम करता है। तो कृपया मैं सभी दर्शकों से फिर अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे से ये प्रश्न आप मत पूछना, आपको कितना मिलता है, क्या करते हैं। मैं खुद अपने रिसोर्सेज पे ये भी अपना न्यूज़ पोर्टल भी चलाता हूँ या चैनल भी चलाता हूँ। और ये चलाना कितना कठिन होता है अपने संसाधनों पे, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। लेकिन कठिन तभी है जब आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सामाजिक जन सरोकारों के लिए काम, सभी के हित में काम कर रहे हैं, तो मंजिलें, अगर चुनौतियां हैं, मंजिलें हैं, लेकिन अगर आप में संकल्प है तो संकल्प से शक्ति भी मिलती है और सिद्धि भी मिलती है। संकल्प पक्का है, महान है, अटूट है, तो फिर आपके लिए राहें खुद ब खुद आसान होती जाती हैं। शुरू में भले ही बमुश्किल होती है, चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारी मैंने झेली हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि राहें काफ़ी आसान हमें लगने लगती है। तो आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर चुका हूँ। अपने इतने सारे जो मैं आपको वीडियो बता पा रहा हूँ जिस भी माध्यम से,
तो इस प्रकार बोलने की स्थिति में मैं आपके सामने रहा हूँ। और ये सभी आप सभी सहृदय जो मेरे दोस्त हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर उन लोगों ने मुझे बोलने की शक्ति दी है और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर, मैं स्वार्थों से लड़ता नहीं हूँ, स्वार्थों से ऊपर उठकर ये काम करता हूँ, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं। तो मेरे लिए खुशी की बात यह है, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इससे मैं नफ़ा नुकसान में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो मिला है कि मैं 100 वीडियो पूरे कर चुका हूँ और सारे वीडियो जन सरोकारों से जुड़े हुए रहे हैं। और ये मिशन जो मैंने शुरू किया था व्यक्तिगत संसाधनों पर, वो मिशन लगातार जारी रहेगा। वो आपने अमिताभ बच्चन का वो एक ऐड सुना होगा, रुके न तू झुके न तू सदा चले थमे न तू। वो खैर वो ऐड उन्होंने डाबर च्यवनप्राश के लिए बनाया था, लेकिन वो हमें भी प्रेरणा देता है। वो जो स्टेटमेंट हैं उनके हमें भी प्रेरणा देते हैं। तो न हम रुके थे न झुके थे, आगे बढ़ेंगे। वो रुकता वो है, झुकता वो है जिसको जो अपने स्वार्थों के लिए काम करता है। मेरी जो माँ हैं वो भी कहती हैं, खुद गढ़वाली में एक कहावत है कि नामी रो नामो और गण रो प्योट होता है। तो बात वो है कि जिसको महान कार्य करने होते हैं वो ऐसे नहीं सोता फिर के बस अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। वो नहीं सोचता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, क्या। महान कार्यों के लिए महान कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। नींद, भूख, भय, ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं, तब जाके आप समझ लो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, कोई लीजेंडरी वर्क आप कर रहे हो। जहाँ तक ये चीज़ें कुर्बानियाँ मांगती हैं, कुर्बानियों का मतलब होता है अपना शरीर जान की प्रवाह किए बगैर उनसे ऊपर उठ के अगर आप काम करते हो तो इसको बोलते हैं कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यानी आपको सुरक्षा, बचाव, सुविधाएं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो ये आप सब लोगों का सहयोग रहा है और बचपन से थी मेरी सामाजिक क्षेत्रों में हो चाहे पर्यावरणीय क्षेत्रों में हो काम करने की जो दिल्ली तमन्ना थी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ी। इस बीच मुझे स्वास्थ्यगत रूप से भी बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ा, अभी भी जूझ रहा हूँ, लेकिन मैंने उनसे भी ऊपर उठना सीखा है। अच्छी बात यह है, उनसे ऊपर उठ के काम करना सीखा है। तो अभी जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारी जल, जंगल, ज़मीन, हमारी जन्मभूमि, हमारे संसाधन उत्तराखंड के समृद्ध जितने थे आज वो नहीं रह गए हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन जब किया गया था, मुझे याद है 1993-94 का वो दौर जब लोगों ने आंदोलन की आग में अपनी जान की आहुतियाँ दी थी। हमारे जियालों ने, हमारे नौनिहालों ने, हमारे युवाओं ने, हमारी माँ बहनों ने कुर्बानियाँ दी थी और कुर्बानियों से ही कुछ हासिल होता है, इसलिए उत्तराखंड राज्य हम बना पाए थे। आज जब उत्तराखंड पे भ्रष्टाचारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने, भ्रष्ट राजनेताओं ने, मंत्री संतरियों ने, प्रभावशाली लोगों ने और पूंजीपतियों ने हमारे जल, जंगल, ज़मीन, शक्ति संसाधन और पूंजी सभी चीज़ों पे कब्जा कर लिया है, तो अब फिर दूसरी क्रांति की ज़रूरत है। उत्तराखंड आंदोलन के बाद एक और आंदोलन, वो आंदोलन तो उस समय यूपी के जो कारिंदे हैं, रहनुमा हैं, या यूपी के जो उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश के जो राजनेता थे उस समय, मुलायम सिंह, मायावती, कहते थे कि उन्होंने हम पे जुल्म किए, ये किए, सो किए, उनके खिलाफ लड़े गए थे। आज हमें अपने बीच के काले अंग्रेज़ों को अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच से ही निकल के कुछ लोग ऐसे जा चुके हैं सत्ता और सियासत में जिन पे हमने विश्वास किया। उन्होंने ईमानदारी के 50 स्वांग और ढोंग रचाई हमारे बीच और वो चुन के चले गए संवैधानिक पदों पर, संसद में, विधानसभा में, पंचायतों में, नगर निकायों में। लेकिन उन लोगों ने हमें दिया क्या? उन्होंने पहाड़ की अस्मिता से खिलवाड़ किया, लोकतंत्र का मखौल किया, लोकतंत्र का गला घोंटा।
और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें गड़बड़ झाले, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, रिश्तेदारी नहीं चल रही। हाकम सिंह अभी पकड़ा गया उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूके SSS में, और वो जो BPDO और BDO यानी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में जो घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, ये सारे काम हुए हैं। लेकिन क्या हाकम सिंह इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका सूत्रधार कौन है? क्या हाकम सिंह ही हो सकता है? क्या हाकम सिंह जैसा आदमी जो कि सिर्फ 8वीं पास है और किसी DM के यहाँ कुकमैन का काम, उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि सत्ता सियासत की आंखों में धूल झोंक के वो इतने बड़ा स्कैम रचे? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसके पीछे काम कर रहा है, और पर्दे के पीछे से बड़े बड़े जो मगरमच्छ बात की जा रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके इतने दांत हैं कि उनका पेट कभी भरता नहीं है। इतना खा लिया उन्होंने, इस उत्तराखंड को इतना नोच खसोट लिया, निचोड़ दिया, तब भी उनका पेट नहीं भरता है। अरबों खरबों के पश्चिमी बंगाल में तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही आपको पता है क्या क्या हुआ, आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा तय में नहीं जाऊँगा। करोड़ों रुपयों को वारा न्यारा हुआ। तो यहाँ क्या हाल हो, यहाँ तो हर विभाग में, वो शिक्षा विभाग हो, वन विभाग हो, वो यूके SSS की बात हो, यूके PSC की बात हो, PCS जिसको कहा जाता है, विधानसभा भर्ती घोटाले हों, पंतनगर और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भर्तियां हुई हों, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां मंत्री संतरी और प्रभावशाली लोगों ने अपने लड़के लड़कियों को, बहू बेटियों को, रिश्तेदारों को, चहेतों को न भरा। आप सभी जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तय में नहीं जाऊंगा, आपको पता है कोई नेता नहीं बचा हुआ है। मतलब ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की नीति और नियति ही इन राजनेताओं ने भ्रष्टाचार ही बना दिया है। दशा और दिशा, नीति और नियति सब भ्रष्टाचार में। तो आखिर ये 22 सालों तक चलता रहा, लेकिन दोषी कौन? क्या सिर्फ हम सियासतदानों को, रहनुमाओं को, कारिंदों को, या हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको ही दोषी माने? भाई प्रजा अगर सजग हो, जी लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, अगर प्रजा सजग है, जागरूक है अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति, तो इतने समय तक इतने बड़े घोटाले नहीं होने चाहिए थे। बात सिर्फ भर्ती की नहीं है, बल्कि ट्रांसफ़र में घोटाले होते हैं। यहाँ करोड़ों अरबों का वारा न्यारा होता है, प्रमोशन में करोड़ों अरबों का न्यारा होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हो, वो लेक्चरर में हो, LT भर्ती परीक्षाओं में हो, कहीं भी हो। ये आज से नहीं चल रहा है, ये पटवारी भर्ती प्रकरण और SI और कांस्टेबल भर्ती प्रकरण हो गया था, जो उस समय भगत सिंह कोश्यारी हुआ करते थे, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, सन 2002 में। उनके टाइम पे ही ये चीज़ हो चुकी थी। आप लगा लो 2002 से, और तब आज तक कुछ हुआ नहीं है। आलम ये है कि 2002 में जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था विरोध करने पर, उसका एक उदाहरण पौड़ी के DM SK लांबा है, जो पटवारी भर्ती प्रकरण और SI भर्ती प्रकरण में निलंबित हो गए थे। 6 महीने तक उनको निलंबित रखा गया। उसके बाद जैसे ही मामला ठंडा पड़ा, ठंडे बस्ते में गया, डाल दिया गया, या कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये तो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए होता है। 2-4 महीने आप ये मामले उछालो, थोड़ा बहुत SIT STF की जांच बिठाओ, उसके बाद जनता भी शांत होती है। इनको पता है 2-4 महीने बाद जनता शांत होगी, मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा, बस उसके बाद हम भी बच जाएंगे, फिर दोबारा अपने काम में फिर शुरू हो गए। तो उस समय ही ये मामला आ गया था, लेकिन ये मामला उस समय इन्होंने वहीं दबा दिया था। और नतीजा आपको बताता हूँ, SK लांबा को उसके बाद प्रमोशन दिया गया 6 महीने के बाद। निलंबित करना सिर्फ दिखाने के लिए जनता में। बीजेपी सरकार, बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, बात सत्ता और सियासत में बैठे लोगों की है, नौकरशाहों की है। ये पूंजीपतियों और प्रभावशाली लोगों की हैं, तथाकथित। ये क्या क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के साथ, जो उत्तराखंड आंदोलन में कहीं शामिल नहीं थे, उत्तराखंड निर्माण में कहीं शामिल नहीं थे, आज वही मलाई खा रहे हैं, उत्तराखंड को नोच लूट खसोट रहे हैं, उत्तराखंड की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। क्या है ये सब? लेकिन
मैं फिर घूम के मुख्य मुद्दे पे आता हूँ, फिर वापस लौट चलेंगे इस मुद्दे को पर कि अगर ये सब चल रहा है तो दोषी हम भी हैं, क्योंकि प्रजा अगर सजग नहीं हो, खासकर युवाओं से मुझे सख्त नाराज़गी है। क्योंकि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आंध्र प्रदेश में हुआ है, बिहार में इस प्रकार के भर्ती घोटाले आए हैं, एमपी में आए हैं, लेकिन एक समय के बाद जनता ने विरोध किया, युवाओं ने विरोध किया, जांचें हुई, काफ़ी लोग अंदर गए, नेता तक वहाँ गए और उसके बाद वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ हुआ नहीं। युवा यहाँ सो रहा है, 2-3 दिन, अभी परसों की बात है, 2-3 दिन के लिए जागेगा फिर सो जाएगा। ये क्या है, 2-4 दिन जागने से कुछ हो जाता है? तो दरअसल बात यही, तो आजकल देहरादून में था मैं, देखो मुझे आना पड़ा, यहाँ पे ये सारे मामले चल रहे हैं, आंदोलन भी चल रहे हैं, चाहे वो यूके SSSC का हो, विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियों का है, और यहाँ पे सभी लोग एक स्वर में। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए थे, दूर दराज के लोग यहाँ पे आए थे, लगा था कि कुछ फिर से जागरूक, क्योंकि दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई अपने लोगों के खिलाफ, अपने ही जो काले नकाबपोश यहाँ बैठे हुए हैं पर्दे के पीछे से, उसके खिलाफ लड़नी पड़ेगी। अच्छी बात यह है इकट्ठे हुए थे लोग, खुशी है इस बात की। लेकिन जो तूफ़ान चला है, जो आंधी चली है, वो कहीं यहाँ आके थम न जाए। जो पश्चिमी बंगाल से उठी थी भर्ती घोटालों का जो तूफ़ान उठा था, वो उत्तराखंड जाके आगे बढ़ेगा या उत्तराखंड में आके रुक जाएगा? निश्चित रूप से परसों तो ये लगा कि वो आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, ये लगा। और सबने एक समवेत स्वरों में एक बात कही कि जांच यहाँ का आदमी नहीं करेगा, यहाँ के नौकरशाह नहीं करेंगे, जांच CBI से होनी चाहिए या ED से होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। तो अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं, ये 2 महीने हो चुके हैं इस गड़बड़ झाले को शुरू हुए, लेकिन अभी तक धामी सरकार ने अच्छा काम तो किया है कि शुरुआत खोल तो दी है ये पोल पट्टी कुछ हद तक, लेकिन पूरी पोल पट्टी खोलना अभी बाकी है। और सिर्फ STF या SIT बैठाने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे सभी समाज के जुड़े हुए सभी नुमाइंदे हैं, वर्ग हैं, जो भी हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने एक समवेत स्वर में एक बात कही है कि इसकी जांच निष्पक्ष करवानी है तो CBI से इसकी जांच कराई जाए। तो अब ये देखना बाकी है कि कितनी जल्दी करवाती है सरकार, नहीं करवाती, क्योंकि हाकम सिंह को जेल में डालने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, कुछ मामले उठे हैं, कुछ लोगों को बलि का बकरा बना के जेल में डाला गया है, और उनसे ये बोला गया पर्दे के पीछे जो नकाबपोश बैठे हुए हैं उनके नकाब कौन हटाएगा। उन्होंने ये कहा, भाई बेटे कोई बात नहीं, अब सारे हमारे पाप भी अपने सर में ले ले, तेरे आका हम पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, 2-3 महीने जेल में गुजार दे, उसके बाद जनता भी भूल जाएगी, जैसे भारत की जनता भूलती आई है। उत्तराखंड की जनता कौन सी तीर मार लेगी, वो भी भूल जाएगी, उसके बाद तुझे फिर बाहर निकाल देंगे, फिर से गड़बड़ झाले शुरू कर देना। तो ये सब चलता रहेगा, चलता आया है। ये उत्तराखंड के आज के लिए और कल के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों समझ जाइए, सोचिए, विचारिए कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। और अगर आप सोचेंगे विचारेंगे नहीं तो एक और 22 साल हो चुके हैं, फिर 22 साल और इंतज़ार करना, तब तक ये युवा पीढ़ी वृद्ध हो जाएगी, फिर नई युवा पीढ़ी आएगी और उनको भी आदत पड़ जाएगी। जब हमारे पहले वाली पीढ़ी, आज हम खा रहे हैं उत्तराखंड में, अगर थोड़ा बहुत भी, अगर ये नेता, ये नौकरशाह, ये ठेकेदार ये हमें बर्बाद नहीं करते तो उत्तराखंड एक आदर्श राज्य होता था। फिर भी हम जिस स्थिति में आज उत्तराखंड में हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन में, उनकी कुर्बानियों के बलबूते पे हम आज खा रहे हैं। लेकिन अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो ये तो हमारे अपने लोग ही हमें लूट खसोल लेंगे, नोच लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, संसाधन तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिए हैं, सत्ता पे इनकी कब्जा है। ये क्या है, यहाँ के नेता, करोड़पति नेता बेरोज़गार हैं, इनके लड़के बेरोज़गार हैं, क्योंकि इन्होंने 13-13, 14-14, 20-20, 10-10 आदमियों को भरा हुआ है अपने। आम आदमी बेरोज़गार नहीं है, ये लोग बेरोज़गार हैं। इन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि सब नौकरियों पे, भाई एक विधायक, आप सभी दर्शकों को जानकारी हो ना हो, एक विधायक के 3.25 लाख वेतन है, 3.25 लाख, और बहुत सारे भत्ते, बहुत सारे छूट उसको मिलती है, रेलगाड़ी फ्री सफ़र, हवाई जहाज़ का फ्री टिकट, सब कुछ फ्री, आवास फ्री, ये सो, आजीवन पेंशन, वो भी कम नहीं, 90,000 की पेंशन खाता है वो, 3.25 लाख रुपये वेतन पाता, पहले ही करोड़पति है वो। इन करोड़पतियों के लड़के बेरोज़गार कहाँ से हुए?
ठेके इनके चलते हैं, दारू के ठेके इनके हैं, खनन के ठेके इनके हैं, वन माफिया ये बने हुए हैं, सारे ठेके इन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं। नामी बेनामी प्रॉपर्टी डीलिंग के इनके काम हैं, नामी बेनामी संपत्तियां इनके बहुत नामों से खरीद रखी हैं। तो इनको नौकरियों में जाने की ज़रूरत ही क्या है? इनके चहेतों को, इनके परिवार वालों को, इनके बाल बच्चों को नौकरी में जाने की, जब वो पहले से ऑलरेडी करोड़पति हैं, तो क्यों खा रहे हैं वो उत्तराखंड के बेरोजगारों की नौकरियां? आम आदमी की नौकरियां क्यों खा रहे हैं वो? क्या ज़रूरत है? उनके पास तो भगवान ने पहले ही इतना दे रखा है कि वो गलत नाजायज़ तरीक़ों से कि वो उसी को उपभोग करें तो काफ़ी है। लेकिन नहीं, वो उन्होंने अपने को बेरोजगार में शामिल कर रखा है। अभी कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान आपने सुना होगा। आपने प्रेमचंद अग्रवाल की कितनी प्रॉपर्टी है ऋषिकेश में, सब जानते हैं, डोईवाला में भी सभी जानते हैं। उसके बाद उनका लड़का बेरोजगार है, लड़के की बहू बेरोजगार है, उनको जेई बना दिया है, वो काम करें न करें, योग्यता है नहीं है, कोई मतलब मायने इसके नहीं रह जाते हैं। कुंजवाल ने कहा कि मेरा बेटा और बहू बेरोजगार थी, इसलिए मैंने उनको नौकरी। कहाँ की बेरोजगार भाई? तुम 3.25 लाख वेतन खा रहे हो, सरकारी सेवाओं का, सरकारी सुविधाओं का मुफ्त लाभ उठा रहे हो, कहाँ के बेरोजगार तुम हो गए भाई? तुम्हारे लड़के कहाँ के बेरोजगार हो गए? ठेकों पे तुमने कब्जा कर रखा है तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, हैं? प्रॉपर्टी दुनिया भर की तुम्हारी जोड़ रखी है देश विदेश में, तो फिर तुम कहाँ के बेरोजगार हो गए? तो सोचिएगा ज़रूर। आप सभी दर्शक हमें देख पा रहे हैं और आज मेरे 100 वीडियो पूरे हो चुके हैं और सभी जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। मैं व्यक्तिगत ऐसा नहीं डालता हूं जैसे लोगों ने डाले हैं व्यक्तिगत वीडियो। कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं से, पत्रकारों से मुझे इसलिए भी नाराज़गी है, वो सामाजिक सरोकार है, चाहे जो भी जन सरोकार हैं, कुछ भी हैं, उनके बजाय वो व्यक्तिगत वीडियो डालते रहते हैं। आज मैं परिवार के साथ नाचते हुए, आज खाते हुए, आज ये करते हुए, मेरी बीवी बच्चे हम घूमते हुए। भाई तुम सामाजिक कार्यकर्ता होने का ढोंग छोड़ दो। आरोप हम पे लगाते हैं, मुझे बोलते हैं कितना मिलता है तुझे, कितने कमा लेते हो इससे? अबे बेवकूफ़ो, ये चीज़ें करना बंद कर दो। ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये पत्रकार बनने का ढोंग मत करो। तुम लोग अगर करना है तो ठीक ठाक पोस्टें डालो और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले सोच लो। मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, मैं अपने संसाधनों से पत्रकार, तुम जैसा टुच्चा पत्रकार मैं नहीं हूँ, तुम जैसा टुच्चा सामाजिक कार्यकर्ता मैं नहीं हूँ जो व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल करना, जो करना चाहता है वो मेरे ग्रुप से भी लेफ्ट कर जाए। और मैंने कहीं को ब्लॉक तो कर ही रखा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें, जो किसी महाअभियान के लिए, एक अच्छे मिशन के लिए जुड़े हैं, वही हमसे जुड़ें। अदरवाइज़ मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे सवाल को, जिन्होंने पैसे को ही माँ बाप बना दिया है, वो लोग बिकने में कौन सी देर लगाएंगे। इसीलिए तो उत्तराखंड की ये हाल हो रखे। जब तुम खुद लोग, जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में समाज को दशा दिशा बदलनी थी, सत्ता सियासत की दशा और दिशा बदलनी थी, तुम ये ऐसे करेंगे तो कल तुम लालच में बिक जाओगे भाई, क्या रह जाएगा? तो इसलिए ये चीज़ें करना भूल जाओ। और जाते जाते मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज हम धरती पर खड़े, इस उत्तराखंड देवभूमि में खड़े, जो भी ऐसा सोचते हैं अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतातुर, तो अवश्य दिखाई देते हैं। लेकिन उसको बदलने के लिए हम कुछ करते हैं, हाँ अथवा बिल्कुल नहीं। बस यही कर्तव्य बोध कराने के लिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों से मुखातिब हैं और बने रहेंगे। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।